गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को देखेंगे। मैं नरेश कुमार बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ, जो आशा है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी आप लोगों के लिए। तो जिस टॉपिक्स के बारे में आज मैं बात करूँगा उस टॉपिक्स का नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसके बारे में मैं आज बात करूँगा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब हुआ कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो इस विषय में आज हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। यह जो है बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशंस का पेपर 8 का एक भाग है जो यूनिट 6 में आता है। यूनिट 6 में स्टैटिस्टिक्स करके एक टॉपिक है जिसको हम लोग सांख्यिकीय के नाम से जानते हैं। तो इसी का यह टॉपिक्स है सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति, जो बीएड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग इस पेपर 8 का नाम है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये आता है, फॉर लर्निंग इस पेपर का नाम है। मतलब इसका हिंदी अगर जानिएगा तो अधिगम के लिए आकलन पेपर का नाम है। इसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, उसके मीनिंग्स क्या होते हैं, उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं और इसके इम्पोर्टेंट्स क्या हैं। इस विषय में आज हम लोग बात करते हैं। तो ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हम लोग देखते हैं आगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का मीनिंग। तो हम लोग इसके मीनिंग की पहले बात करेंगे कि मीनिंग क्या होता है। बहुत ही आसान शब्दों में हमने ये बनाया है, तो इसके मीनिंग्स को हम लोग देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ होता है किसी भी अंक सामग्री को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति वितरण के रूप में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस यानी आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित कर लेने के बाद विभिन्न समूह अथवा योग्यताओं की तुलना करने के लिए एक ऐसा मूल्य की आवश्यकता पड़ती है जो कि समस्त समूह का प्रतिनिधित्व कर सके। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस लेते हैं तो उसको अरेंज कर लेते हैं, और अरेंज करने के बाद उसका जो ग्रुप्स हमको मिलता है तो उसके एबिलिटी की, उसकी उस ग्रुप्स की क्या एबिलिटी है उसका हम लोग डिफरेंसेस निकालने के लिए, उसका तुलना करने के लिए एक ऐसे मूल्य की ज़रूरत पड़ती है हमें जो समस्त समूह, जो ग्रुप हम लिए हैं उसका प्रतिनिधित्व कर सके। वह मूल्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाता है। वह मूल्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाता है। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि किसी आंकिक श्रृंखला के अंक अपने मूल रूप से निरर्थक रहते हैं। उनको सार्थक बनाने के लिए और उनको कुछ अर्थ निकालने के लिए उनका औसत निकालते हैं, यानी एवरेज। तभी हम उन अंकों का अर्थपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। अतः औसत क्या होता है? अतः औसत को किसी समूह या विशेषता के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
औसत जो हम लोग निकालते हैं किसी मूल्य का, तो किसी आंकिक श्रृंखला के अंक में जो भी मूल रूप निरर्थक रहते हैं उसका हम लोग औसत निकालते हैं। और औसत निकालने के बाद वो जो औसत होता है वो किसी समूह या विशेषता के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। और समस्त अंकों की प्रवृत्ति, जो भी अंक होता है वो सभी अंकों की प्रवृत्ति प्रायः किसी केंद्रीय अंक या मूल्य जो होता है वो चारों ओर केंद्रित होने की होती है। इस आवृत्ति की माप को ही हम लोग प्रवृत्ति के माप कहते हैं। जो एवरेज निकालते हैं वो एवरेज चारों ओर मूल्य की ओर केंद्रित होते हैं, और इस प्रवृत्ति की माप को ही हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। सामान्य रूप से अगर हम बात करें कि सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है, सेंट्रल मेजरमेंट, सामान्य रूप से मनोविज्ञान या शिक्षा में उपयोग की जाने वाली जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसके माप को 3 भागों में रखा जाता है या 3 भागों से किया जाता है। पहला हम लोग इसमें औसतांक है, और दूसरा मध्यांक है, और बहुलांक है। ये तीनों रूप में हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी को देखते हैं। तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा हमें यह बताता है कि वह विधि जिसके द्वारा किसी आंकिक श्रृंखला के केंद्रीय प्रवृत्ति का घोतक एक अकेला अंक ज्ञात किया जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। यानी एक ऐसा विधि का हम प्रयोग करते हैं जिस विधि में कोई भी न्यूमेरिकल ऑर्डर्स जब हम लोग लेते हैं तो उसका जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है वो मेन होता है, मुख्य होता है, अकेला प्रतिनिधित्व करता होता है। और इस अकेले अंक को और उसमें जो मूल्य प्राप्त किया जाता है, जो अकेला अंक जो प्राप्त किया जाता है, उसी को हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को प्रायः औसत भी कहा जाता है, और औसत से सामान्य लोग प्रायः क्या समझते हैं? सामान्य लोग समझते हैं कि ये अरिथमेटिक मीन का अर्थ है, यानी ये अरिथमेटिक मीन है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को प्रायः लोग औसत कहते हैं, औसत कहा जाता है, और औसत के एवरेज में हम लोग इस एवरेज को हम लोग मान लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वास्तव में सांख्यिकी में औसत का अर्थ केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से होता है। जो औसत का अर्थ है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से होता है। इसी में प्रोफेसर सिम्पसन एवं काफ्का का कहना है कि इन्होंने लिखा है कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह विशिष्ट मूल्य है जिसके चारों ओर अन्य अंक संगठित होते हैं, या जो अंकों को 2 आधे भागों में विभाजित करता है, उसको हम लोग जो है सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। यानी इन इंग्लिश हम लोग देख सकते हैं कि ए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए टाइपिकल वैल्यू अराउंड विच अदर फिगर्स congregate और विच डिवाइड्स देयर नंबर इन हाफ। यही बात हुआ कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह विशिष्ट मूल्य है जिसके चारों ओर अन्य अंक संगठित होते हैं, या जो अंकों को 2 अर्ध भागों में विभाजित करता है, उसको हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। प्रोफेसर रॉस का कहना है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मान होता है, एक प्रकार का वह मान है जो कि सारे आंकड़ों को श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व कराता है या करता है। ये प्रोफेसर रॉस का कहना है। प्रोफेसर रॉस के ही अनुसार इट इज़ दैट वैल्यू विच टाइपिफाइज और बेस्ट रिप्रेजेंट्स द होल डिस्ट्रीब्यूशंस। प्रोफेसर जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तियों के निरीक्षण के एक समूह के केंद्रीय मूल्य को इंगित करने वाला एक ऐसा अंक औसत होता है। यानी कह रहा है कि व्यक्तियों के व्यक्ति जो निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका एक ग्रुप से लिया जाता है। जैसे उम्र की गणना करना है, किसी बच्चों का उम्र की गणना करना है, किसी बच्चों के प्राप्तांक की गणना करना है, तो वो जो ऑब्जर्वेशंस होता है, जो हम लोग अपने निरीक्षण में लेते हैं, ऑब्जर्वेशन को लेते हैं, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, उसको इंगित करने वाला एक अंक ही है, और ये एक अंक जो होता है वो औसत कहलाता है। यानी एन एवरेज इज़ अ नंबर इंडिकेटिंग द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ इंडिविजुअल। इसको हम लोग जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में, औसत के रूप में हम लोग इसको दर्शाते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में हम लोग दर्शाते हैं, और यही हमारा जो है एक औसत कहलाता है। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट्स के बारे में बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का क्या क्या महत्व है।
तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का निम्नलिखित महत्व है, जो कि हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं कि यह एक ऐसा अकेला अंक होता है जो समस्त अंकों का प्रतिनिधित्व करता है। और समस्त अंकों को प्रतिनिधित्व करने वाला जो अंक होता है वह एक ऐसा अंक जो समस्त समूह के कार्यों को प्रतिनिधित्व करे। तो इसके महत्व में हम लोग देखते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का महत्व यह है कि यह एक अकेला अंक होता है जो समस्त अंकों का प्रतिनिधित्व करता है तथा समस्त समूह के कार्य संपादन का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। यह एक हो गया इसके महत्व में से एक है। इसका दूसरा महत्व है आपका कि इसके द्वारा बहुत प्रकार के समूह का जो टिपिकल कार्य संपादन की तुलना संभव हो जाती है। इसके द्वारा विभिन्न समूहों के जो टाइपिकल कार्य संपादन की तुलना, तो इसके द्वारा विभिन्न समूहों के टिपिकल कार्य संपादन की तुलना संभव हो जाती है। इसके नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि इसके अतिरिक्त केंद्रीय प्रवृत्ति के माप द्वारा उच्च सांख्यिकी गणना में सहायता मिलती है। इसके द्वारा उच्च सांख्यिकीय गणना में सहायता मिलती है। नंबर 4 में देखेंगे कि यह माप जो है, जैसे गणना में सहायता मिलती है तो किस किस में गणना में सहायता मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि मानक विचलन निकालना है किसी ग्रुप का, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जानते हैं, या कोरिलेशन निकालना है, जैसे सहसंबंध के रूप में हम लोग जिसको जानते हैं, मैथ का ही एक पार्ट है सहसंबंध, जिसको हम लोग कोरिलेशन बोलते हैं, ये निकालना है तो इसमें सहायता करता है ये सेंट्रल टेंडेंसी। अब यह माप प्राथमिक माप के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह माप जो है प्राथमिक माप के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह माप प्राथमिक माप के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बिना उच्च कोटि के सांख्यिकी अनुमान करना संभव नहीं है। इसके बिना उच्च कोटि के सांख्यिकीय अनुमान संभव नहीं। तो इस प्रकार हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस भी देख लिए। इसके इम्पोर्टेंस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पहला हो गया कि यह एक अकेला अंक होता है जो समस्त अंकों का प्रतिनिधित्व करता है तथा समस्त समूह के कार्य संपादन का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। इसका नेक्स्ट हो गया आपका, इसके द्वारा विभिन्न समूहों के टिपिकल कार्य संपादन की तुलना संभव हो जाती है। इसके द्वारा उच्च सांख्यिकी गणना में सहायता मिलती है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन इत्यादि निकालने में सहायता मिलती है। यह माप प्राथमिक माप के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बिना उच्च कोटि के सांख्यिकी अनुमान संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा इस वीडियो में कि सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के क्या मीनिंग होता है, क्या डिफिनेशंस होता है और इसके क्या इम्पोर्टेंट्स हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और मीन मीडियन मोड के बारे में जानने के लिए आप इसका अगला वीडियो देख सकते हैं। अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द से जल्द अगला वीडियो आने वाला है। और पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।